नमस्कार दोस्तों बस्तर संभाग भारत का एक अनूठा परिदृश्य है जहां चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात व इंद्रावती नदी की कलकल करता निर्मल जलधारा एक अलौकिक छटा बिखेरती व यहाँ की धार्मिक आस्था का केंद्र मां दंतेश्वरी, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र नगरनार, किरांदुल माइंस, नारायणपुर की रामकृष्ण परमहंस आश्रम, बस्तर दशहरा ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस पर आज नक्सली ग्रहण लग चुका है। दोस्तों, बस्तर आज नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नक्सली खौफ के कारण यहाँ के रहने वाले मानव कैसे सहमी जिंदगी जी रहे हैं, इसे रायपुर की नुक्कड़ नाटक टीम अपने एक्टिंग के माध्यम से आप सभी को बयां कर रहे हैं। हवा में कोई प्यासी सरसराहट है, शून्य में घुसता एक दृश्य आहट है, आती परछाइयां धुंधलाती है, जैसे धुआं खुद को निगल जाती है। डर लगता है, दम बढ़ाते हैं, संभल संभल कर, जाने क्या छुपा है अगली डगर पर, नीचे जमीन भी काम सी जाती है, ऊपर अंबर में चुप्पी छा जाती है, सांसें भी जैसे घुटने लगी है, दिल की धड़कनें रुकने लगी है, आस पास बस काली रात है, हर गोला खामोशियों सी बात है। सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकले, बाजार जाने, किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी निजी काम से, और राह चलते किसी आईडी की चपेट में आ जाए। आपके घर से किसी किशोर को या फिर बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाए, आपके पास चलने की पक्की सड़क ना हो, बुनियादी सरकारी सुविधा से आपको वंचित रखा जाए। मैं किसी विश्व युद्ध के समय का बखान आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये स्थिति है वर्तमान बस्तर की। पिछले 4 दशकों से बस्तर के ग्रामीण इसी डर और दहशत के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की हवा में फैला हुआ लाल आतंक और नक्सलवाद, जिन्होंने अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ के लोगों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है। तब आज हम उन्हीं बस्तर वासियों की आवाज भरकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक हमारा क्या कसूर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है, इसका किसी व्यक्ति या घटना से संबंध जरूर है। यदि किसी व्यक्ति विशेष से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग ना समझा जाए। Sign
बस्तर में खुशी के मौके आते नहीं, बड़ी मुश्किलों के बाद लाए जाते हैं। और यह मौके भी केवल कुछ ही क्षण के लिए होते हैं। लोग अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, इस चाह में कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन अच्छे को बुरा करना नक्सलियों से बेहतर कौन जानता है। उनके द्वारा बिछाए गए बारूदी जाल किसी का परिवार, किसी का भविष्य नहीं देखते, केवल तबाही मचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्शन। आज हम बस्तर के ग्रामीण इलाके में और हम जिनसे मिलने वाले हैं वो कुछ समय पहले हुए पोस्टर नाला के पास आईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए ग्रामीण। इस ब्लास्ट में ग्रामीणों से भरी एक गाड़ी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी बम की चपेट में आ गई थी, जिसमें 2 लोग बड़े गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसमें पहला नाम है बस्तर के युवा खिलाड़ी दिनेश ध्रुव का, जिन्होंने इस घटना में अपना एक हाथ खो दिया। मेरा नाम दिनेश ध्रुव है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ था। उस दिन हमारी गाड़ी दोस्त का नाला से कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी, तभी जोरदार ब्लास्ट हुआ और मेरी आंखें सीधे अस्पताल में खुली। मैंने देखा कि डर में मैंने अपना हाथ गवा दिया। मुझे अपने मन को बनाने में बहुत समय लगा कि अब मैं कभी तीरंदाजी नहीं कर पाऊंगा। इस सपने के साथ साथ मेरे पिताजी के भी सपने टूट गए। मेरे पिताजी तीरंदाज थे, जो वो अपने समय में नहीं कर पाए, उनके सपने मैं पूरा करने वाला था। लेकिन आपका बेटा तीरंदाजी की तैयारी कब से कर रहा है? मेरे बेटे को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। मैंने लोगों से पैसे लेकर उसे बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा था, फिर अपनी मेहनत से ये इस मुकाम तक पहुंचा। तीरंदाजी को बस्तर की विरासत माना जाता है। क्या आपके गांव में कोई और भी है जो सब काम करता है? दिनेश हमारे गांव का पहला लड़का है जिसने इस काम को चुना और इसकी सफलता के बाद आज कई बच्चे तीरंदाजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश हमारे गांव का गौरव है। दिनेश, आज आपका ये जो हाल है इसका कारण नक्सली है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं साहब। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान के सपने का टूटना कितना खतरनाक हो सकता है। उस इंसान के दिल पर क्या भी गई हो, जिसके जीवन भर का सपना नक्सलियों द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। उस बाप पर क्या भी गई हो जो रोज अपने बेटे को बेबस और लाचार देखता हो। आखिर क्या कसूर था दिनेश का? बस इतना कि वो इस लाल आकाश के साए में पैदा हुआ। अगर आज वो बस्तर के अलावा कहीं और पैदा हुआ होता तो उसका यह हाथ नहीं होता। अचूक निशाना लगाने वाला उसका हाथ उसके पास होता। वो आज नेशनल लेवल पर खेलता और फिर शायद ओलंपिक भी खेलता और हमारे देश का नाम रोशन करता। इस घटना के दूसरे पीड़ित है बड़े नवागांव के रहने वाले गणपत नेताम, जिन्होंने इस घटना में अपनी दोनों आंखें गंवा दी। मेरा सीधा सवाल है, मैं नहीं जानता कि माओवादियों का मकसद क्या है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि इनके यहाँ रहने से हम सीधे सारे गांव वाले कभी भी सुकून
सुकून और सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मेरा सीधा सवाल इन माँ बापियों से है कि अब मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं अपने घर में कमाने वाला एक इंसान था, आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में तेंदुपत्ता महुआ की टोकरी है साहब, तेंदुपत्ता महुआ की टोकरी। एक किसान जिसके घर में बच्चे, जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, यदि उसकी दोनों आगे चली जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह बस्तर के मानवी नंदा की सच्ची कहानी है, जो नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बारूदी बम के शिकार हुए और अपनी दोनों आंखें गंवा दी और आज अपने दैनिक कार्यों के लिए भी अपने परिवार पर आश्रित है। पिछले 4 दशकों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का नाटक फैला हुआ है और इस ना जाने कितने निर्दोष बेगुनाह बस्तर के ग्रामीण आईडी ब्लास्ट के शिकार हुए, जिसमें से किसी 3 साल की राधा ने अपनी एक आंख गंवा दी, महादेव दूधी ने अपना एक पैर खो दिया और राहुल सोनी ने तो अपने एक पैर के साथ दोनों आंखें भी गंवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2024 के बीच बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा की घटनाओं में माओवादियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 1851, जिसमें से 1623 आम नागरिक थे। हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद ही नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट में अपना अंग गंवा चुके नक्सल ग्रामीण पीड़ितों को अपना नया जीवन दान देने के लिए अपनी कृत्रिम अंग बांटे और उन्हें नया जीवन देने का काम हुआ। मोबाइल नेटवर्क और सड़क हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। उस एरिया में जितने भी मोबाइल टावर और सड़क है सबको उड़ा दो। जी कमेंट। लाजवाब 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 लाजवाब। हमरे कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। हमरे इसको तो आपका बेटा कहाँ है? इंग्लैंड है, वही पढ़ाई कर रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है हमरे? आगे का क्या, वो वही रहेगा। बिल्कुल सही कर रहे हो कांडे। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए ही रखा है। चलिए चलिए। बेटा, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कई बार हम तो सुबह तक ही अस्पताल जाते हैं, क्योंकि शहर जाने वाले रास्ते को नक्सलियों ने काटे हैं और हमें जंगल के रास्ते पैदल जाना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास इतना समय नहीं है बेटा कि वो अस्पताल जा सके। इंटरनेट से हमारी कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, पर माओवादी ने टावर ही मार देगा। अब मुझे लगता है अब इन नक्सलियों के बनाए गए मैच नहीं करना पड़ेगा। मेरा चाचा भी तो नक्सली है, उन्हीं लोगों ने तो ये सब किया है। वो चाहते ही नहीं कि बस्तर का कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के सपने देखे। इस वक्त की तो बड़ी खबर फिर से बस्तर के अंदरूनी इलाकों से आ रही है। पहली, चेतना निषाद की पत्नी का प्रसव पीड़ा की स्थिति में अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से रास्ते पर ही मौत हो गई, जिसका मुख्य कारण नक्सलियों द्वारा गांव से शहर जाने वाली सड़क को काटना बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बस्तर के विद्यार्थी दीनू ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपने मरने का कारण यहाँ के नक्सलियों को बताया है। दीनू के चाचा भी एक नक्सली है। दीनू ने आखिरी वक्त पर अपने चाचा को एक लेटर लिखा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस लेटर में दीनू ने अपने मन की कुछ आखिरी बातें लिखी।
जराही बस्तर का एक मामूली लड़का हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता था। पैसे नहीं थे, मेरे घर वाले इतने सक्षम नहीं थे कि बाहर भेज सके, तो मैंने इंटरनेट को ही अपना गुरु बना लिया। पर उन माओवादियों ने टावर उठाकर मुझसे वो भी छीन लिया, मुझसे मेरे सपने की आखिरी रात छीन ली। कितना कुछ सोचा था मैंने अपने भविष्य के लिए। इस गोली बारूद के बाहर की दुनिया देखना चाहता था, और शायद मैं ये सब सोचते वक्त भूल गया था कि मैं उन माओवादियों के गोद में पलने वाला लड़का हूँ। मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। चाचा जी, मैं आपके और उन माओवादियों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हर बस्तर वासियों के मन में सिर्फ खौफ है। वहाँ के बच्चे अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, हर रास्ता बंद है, हर कदम पर डर है। आप बस्तर को और खून के आंसू से मत रुलाइए, चले जाइए यहाँ से। हमें हमारे जल जंगल और जमीन के साथ जीने दीजिए। बस्तर अब उड़ान भरना चाहता है। मुझे मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा भारत नक्सल मुक्त भारत के संकल्प पर पूरा भरोसा है। 31 मार्च 2026 बाकियों के लिए काम तारीख होगी, पर हम बस्तर वासियों के लिए वो एक आजादी का महोत्सव होगा। उस आजाद बस्तर में मुझे से किसी भी दिनों को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा। उस आजाद बस्तर में वहाँ के बच्चों के सपने टूटेंगे नहीं बल्कि पूरे होंगे। उस आजाद बस्तर में हम सब मिलकर एकता और शांति के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ नक्सली लीडरों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें जरूरत की सारी सुविधाएं मिल रही है, और दूसरी तरफ बस्तर का एक आम युवा शिक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है। ये नक्सली जो समानता की बातें करते हैं ना, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ ऊपर बैठे मानव अधिकार के लोग पुलिस द्वारा मारे गए नक्सलियों के अधिकारों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ न जाने कितने ग्रामीणों का परिवार नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट का शिकार होते आ रहे हैं। युवा अपने भविष्य को अंधकार में देख के आत्महत्या कर रहे हैं। किसी की मृत्यु समय पे इलाज न मिल पाने की वजह से हो रही है, और इन सब का सीधा संबंध बस्तर के नक्सली और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ देने वालों से है। पर बस्तर के इन ग्रामीणों के अधिकारों की परवाह ऊपर बैठे मानव अधिकारी को ना ही कभी थी और ना ही कभी होगी। अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मानवता और समानता की आड़ में लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलियों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपकी लड़ाई सरकार से है तो खामियाजा बस्तर के आम नागरिकों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? जिसका सीधा असर वहाँ के नागरिक और बस्तर के विकास पर पड़ता है। बस्तर का प्रत्येक नागरिक विकास चाहता है। बस्तर का हर युवा भारत के विकास में अपना योगदान चाहता है। पर ये नक्सली जल जंगल जमीन का धकोसला कर उन्हें अपनी बातों पर उछाल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार बस्तर का विकास हो गया वो उनके जन्मों से निकल जाएंगे और उनके निजी उद्देश्यों के लिए चलाए जा रही लाल क्रांति का ठोक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरकार इस नक्सली समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहती है। इसके लिए प्रदेश ईसाई जी की सरकार की तरफ से नक्सलियों से इस समस्या के सुझाव के हल मांगे। इसके लिए प्रदेश की सरकार की तरफ से एक स्प्रेडशीट के साथ जीमेल आईडी भी जारी की गई है, जिसके जरिए माओवादी ये बता सकेंगे कि वे किन विषयों के साथ इस समस्या का हल चाहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री जी ने माओवादियों से आत्मसमर्पण की अपील करते हुए कहा है कि वे स्वयं ही बताएं कि आपकी पुनर्वास की नीति क्या होनी चाहिए। दुनिया रंगीन है, पर समस्या यह है कि इस रंगीन दुनिया को दिखाने के लिए बस्तर के निवासियों को सिर्फ लाल रंग का चश्मा दिया जा रहा है। लाल रंग को विद्रोह का प्रतीक माना जाता है, और आज ये नुक्कड़ की टोली उसी लाल रंग के साथ नक्सलियों और उनकी विदेशी विचारधारा का
विरोध प्रकट करती है, विरोध प्रकट करती है, विरोध प्रकट करती है। हो गई है वीर बरवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज